हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज का केस है सुनील वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, लेकिन मोटिव के वेरियस नुआंसेस को डिस्कस किया गया है वंडरफुली। मोटिव को इंटेंट से डिफरेंशिएट किया गया है। प्रोसिक्यूशन केस में मोटिव कब इम्पोर्टेंट है, कब नहीं है। विटनेसेस की टेस्टिमनी को मोटिव के साथ कनेक्ट किया है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं मोटिव के जो डिस्कस हुए हैं। तो अगर मोटिव पे क्वेश्चन आता है या फिर मेंस रिया पे क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आप डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंस रिया लिखते हैं, तो उसमें आप इस केस को बहुत ही ब्यूटीफुली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। कहानी शुरू करते हैं बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट द हाई कोर्ट एक्सप्लेन टू अस। अब जो अक्यूज्ड है इस केस में, उनका नाम है सुनील, ऑब्वियसली। तो सुनील जी को विनोद कुमार ने अपनी वाइफ के साथ मारपीट करते हुए देखा। विनोद जी का कहना था कि मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, घर जा रहा था। शाम के 7:30 बजे मैंने देखा कि सुनील अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से फिजिकली असॉल्ट कर रहा है। उसने उसे ज़मीन पे गिरा दिया, फिर एक ब्रिक को यूज़ किया, उस ब्रिक से उसके सर पे मारा, उसके चेहरे पे मारा। फिर लोग इकट्ठे हो गए और इतना कमोशन हो गया कि वो डर गया और भाग गया। हमने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और इंजरीज इतनी ज़्यादा थी कि वो बच नहीं पाई। शी सकम्ड टू हर इंजरीज। अब इन्वेस्टिगेशन के चलते सुनील को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर चार्जेस लगाए गए सेक्शन 304 और सेक्शन 452 में। अब सेक्शन 304 सबको पता ही है। अगर एक आदमी से हत्या हो जाती है, ठीक है, किसी की जान चली जाती है उसके हाथों, बट इंटेंशन उसके पीछे मर्डर का नहीं होता है। इफ अ पर्सन एंड्स अप killing somebody, or if somebody dies at a person's hand, but the intention behind it is not that of murder. हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन वो इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं चाहता ही था कि वो मर जाए। दिस अ डिफरेंस, राइट? ये डिफरेंस आपको पता भी होगा। तो ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होता है। तो आपका जो एक्ट ऑफ किलिंग है या आपके हाथों से जो होमिसाइड हो गया है, वो कल्पेबल है, पनिशेबल है। लेकिन क्योंकि आपका इरादा नहीं था होमिसाइड का, आपका इरादा नहीं था किल करने का, यू डिड नॉट इंटेंड टू किल, तो यू विल नॉट बी लायबल फॉर मर्डर, बट यू विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बहुत सारे इंस्टेंसेस दे रखे हैं क्रिमिनल कोड में जो इस सिचुएशन को या इस चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। मर्डर में भी एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर मेंटल स्टेट को लेके अगर आपने एक्ट किया है और हत्या हो गई है, जान चली गई है, तो आपको मर्डर के लिए दोषी नहीं माना जाता। आप इम्पल्स में एक्ट कर रहे थे, या उस आदमी की मर्जी थी, या फिर आपके बीच में लड़ाई हो गई, सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे थे, थोड़ा ज्यादा एक्ट कर गए, राइट? ये सारे एक्सेप्शंस दे रखे हैं। या फिर अगर आप नेग्लिजेंट थे, है ना, या फिर आपने चोट पहुंचाने के इरादे से अटैक किया था, आपको लग रहा था कि मैं चोट पहुंचाऊंगा, दर्द दूंगा, तकलीफ दूंगा, लेकिन मर गया वो बेचारा। तो सुनील के ऊपर चार्ज भी यही लगा कि भाई वो चोट पहुंचाना चाहता था, ही वांटेड टू हर्ट हर, बट द extremity of his actions led to the death of her, so he should be charged under culpable homicide not amounting to murder. ट्रायल कोर्ट ने इसे कन्विक्ट भी कर दिया और इसने कन्विक्शन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब हाई कोर्ट में जब इस केस को प्रॉपरली एग्जामिन किया गया तो बहुत सारे पहलू सामने आए। पहला था कि जो विटनेस था वो रिलेटेड विटनेस। विनोद कुमार एक्चुअली डिसीज्ड का ब्रदर था। ठीक है, रिलेटेड विटनेस क्या होता है? रिलेटेड विटनेस इज अ विटनेस हु वाज रिलेटेड टू द विक्टिम बाय ब्लड। ठीक है, अब वो सीधा जरूरी नहीं बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है कि माँ बाप ही हो, भाई बहन ही हो, बाय ब्लड हो, रिलेटिव भी हो सकता है ना? तो अ पर्सन हु इज रिलेटेड टू द विक्टिम बाय ब्लड इज कॉल्ड अ रिलेटेड विटनेस। और सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दे चुका है कि अगर विटनेस रिलेटेड है तो वो बायस्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे अगर एक भाई अपने बड़े भाई की हत्या होते देखता है और कोर्ट में गवाही देखता है, दे देता है, तो उसकी गवाही बाइस्ड नहीं होगी, है ना? तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर बस इसीलिए क्वेश्चन नहीं रेज किया जा सकता क्योंकि उनका विक्टिम से या डिसीज से कोई रिश्ता था। दूसरा है इंटरेस्टेड विटनेस। इंटरेस्टेड विटनेस वो विटनेस है जिसकी गवाही विटनेस पर या फिर
विटनेस का कन्विक्शन या एक्विटल उसको कोई फायदा दे सकता है। विटनेस का, सॉरी मुंह से निकल गया, इंटरेस्टेड विटनेस वो है जिस जिस हु इज अक्रूइंग अ बेनिफिट फ्रॉम द कन्विक्शन और द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड। अगर अक्यूज्ड कन्विक्ट हो जाता है, उसे सजा मिल जाती है, तो उसको कोई फायदा होगा, अगर वो छूट जाता है तो उसे कोई फायदा होगा। मतलब इधर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द जजमेंट वुड रीप अ सर्टेन बेनिफिट फॉर हिम। उस तरह के विटनेसेस इंटरेस्टेड विटनेसेस होते हैं। जैसे लेट्स से कि एक आदमी है जो अपने बिजनेस राइवल के खिलाफ गवाही देता है, और उसे पता है कि अगर ये जेल चला गया तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि इस बिजनेस में मेरे पास मोनोपोली आ जाएगी, क्योंकि तो जेल चला जाएगा और बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो हर कोई फिर मेरे साथ ही बिजनेस करना चाहेगा। यही मेरा सबसे बड़ा राइवल भी था, कंपेटिटर था। कंपटीशन खत्म करने के लिए वो उसके खिलाफ गवाही दे देता है ना, उसे फायदा दिख रहा है। इस तरह के विटनेस को इंटरेस्टेड विटनेस कहते हैं, और इनकी विटनेस और इनकी टेस्टिमनी को क्रेडिबल नहीं माना जाता। So their testimony is not credible and it is generally eyed with a lot of suspicion. Doubt में रखी जाती है वो, it is not significant, right? तो वो रिलेटेड विटनेस था, इसे रेस किया डिफेंस ने कि भाई विटनेस रिलेटेड है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई even if the witness is related doesn't necessarily mean that he would be biased. वो वही बताएगा जो उसने देखा, राइट? ठीक है, ये तो क्लियर ही है, वो वही बताएगा जो उसने देखा। लेकिन अगर उसने जो देखा, जो स्टेटमेंट उसने दिया, वो मैच नहीं कर रहा किसी भी चीज। क्या होता है कि जब स्टेटमेंट्स, एविडेंसेस सब आते हैं क्रिमिनल कोर्ट में या ट्रायल के दौरान, तो वो दो तरह के होते हैं। एक तो डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे आई विटनेस की टेस्टिमनी, जिसने वारदात को अपनी आंखों से होते हुए देखा। ठीक है, तो ये जो टेस्टिमनी होती है, डायरेक्ट जो एविडेंस होता है, जो सीधा क्रिमिनल को क्राइम से कनेक्ट कर देता है या अक्यूज्ड को क्राइम से डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है, वो डायरेक्ट एविडेंस है। कोई फिटेज जो दिखा रही है अक्यूज्ड को हत्या करते हुए, वो एक डायरेक्ट एविडेंस है ना? या फिर कोई आदमी जिसने देखा है उसे मारते हुए या क्राइम करते हुए, वो एक डायरेक्ट विटनेस है, आई विटनेस है, डायरेक्ट एविडेंस है, सॉरी। तो डायरेक्ट एविडेंस या डायरेक्ट विटनेस की टेस्टिमनी बहुत सिग्निफिकेंट और क्रेडिबल मानी जाती है, और उनकी टेस्टिमनी के बेसिस पर जजमेंट भी सुना देती है कोर्ट, राइट? क्योंकि इट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग द अक्यूज्ड विद द क्राइम, so it's easier to reach the judgment. Indirect evidences generally या तो circumstantial evidences होते हैं, या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, या फिर बहुत सारे वो तथ्य या छोटे छोटे लिंक्स या टेस्टिमनीज जो एक चेन क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो चेन होती है, कहानी होती है वो, और वो चेन क्राइम को अक्यूज से जोड़ देती है और कोर्ट को जजमेंट तक पहुंचने में आसानी हो जाती है। तो जब भी विटनेसेस अगर डायरेक्ट नहीं है, या फिर रिलेटेड हैं, या फिर इंटरेस्टेड हैं, मतलब बेसिकली जो एविडेंसेस हैं वो वीक हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग या क्रेडिबल एविडेंसेस नहीं है, तो कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और बहुत सारे दूसरे एविडेंसेस को तलाश करती है कोरॉबरेशन के लिए, ताकि एक प्रॉपर रियलिस्टिक स्टोरी फॉर्म की जा सके और सेंटेंसिंग को, कन्विक्शन को, या जो भी अक्विटल है उसको जस्टिफाई किया जा सके। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या थी कि विटनेस की जो टेस्टिमनी थी वो क्रेडिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि जिस तरह से विनोद ने क्राइम को डिस्क्राइब किया, उसने कहा कि उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया है, उसके सर पे ईंट से वार किया है, उसके चेहरे पे ईंट से वार किया है, इसलिए वो मर गई है, शी सकम्ड टू द इंजरीज। तो ये उसका स्टेटमेंट था। ही डिस्क्राइब्ड हाउ शी वाज किल्ड, राइट, और हाउ शी वाज इंजर्ड इन अ वे दैट लेड टू हर डेथ। बट जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई, उससे विनोद का स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहा। जैसे अगर एक आदमी कहता है कि मैंने देखा कि इस लड़की को ये आदमी उसका गला दबा रहा था, और वो छटपटा रही थी और कोशिश कर रही थी कि वो छोड़ दे छोड़ दे, और फिर वो एकदम फेंट हो गई, और पोस्टमार्टम पे पता चलता है कि गला घोट के उसको मारा गया है, गला घुटने की वजह से उसकी डेथ हुई है।
तो विटनेस का ये स्टेटमेंट और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है रीजन ऑफ डेथ मैच कर गया। अब इसकी जो टेस्टिमनी है वो क्रेडिबल है, मतलब ये सच बोल रहा है। यहाँ पे विनोद कुमार ने जैसे बयान किया कि उसकी डेथ कैसे हुई, पोस्टमार्टम वो नहीं कह रहा था। पोस्टमार्टम सजेस्टेड समथिंग एल्स दैट लेड टू हर डेथ, राइट। तो पहला तो ये हो गया प्रॉब्लम। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन के पास कोई और विटनेस नहीं था। द ओनली विटनेस वाज दिस इंटरेस्ट रिलेटेड विटनेस एंड ही डिस्क्राइब्ड हर डेथ इन अ वे दैट डिडंट मैच विद द पोस्टमार्टम रिजल्ट। अब कोर्ट ने मोटिव को ढूंढने की कोशिश की। जब भी प्रोसिक्यूशन के केस में एविडेंसेस की कमी होती है या प्रोसिक्यूशन चेन को प्रॉपरली सिग्निफिकेंटली स्टैब्लिश नहीं कर पाता एविडेंसेस से, तो कोर्ट फिर मोटिव तलाश, राइट। और मोटिव क्या है? मोटिव है क्यों किया, व्हाई डिड यू डू इट। अगर केस स्ट्रांग है, अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है केस, मतलब प्रोसिक्यूशन ने गिल्ट को बड़े ही प्राइमरी एविडेंसेस और डायरेक्ट एविडेंसेस को यूज करके स्टैब्लिश कर दिया है, तो मोटिव प्रूव करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एविडेंसेस वीक हैं, चेन प्रॉपरली लिंक नहीं हो पा रही है, तो मोटिव प्रूव करना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए कि राम ने मोहन को मार दिया और सीता ने राम को मोहन को मारते हुए देख लिया, राइट। सीता आई विटनेस। प्रोसिक्यूशन सीता को कोर्ट में प्रेजेंट कर देता है। सीता कहती है कि मैंने राम को मोहन को मारते हुए देखा, वो एक खंजर का इस्तेमाल कर रहा था और लगातार मोहन को स्टैब कर रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और स्टैबिंग से उसकी डेथ हुई, ये प्रूव हो जाता है। मल्टीपल डेथ वुंड्स थे, मतलब जो भी सीता ने बताया वो पोस्टमार्टम में प्रूव हो जाता है, मैच हो जाता है। अब सीता ने सीधा देखा है राम को क्राइम करते हुए, तो प्रोसिक्यूशन को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि राम ने क्यों किया। प्रोसिक्यूशन का काम है ये साबित करना, ये प्रूव करना कोर्ट के सामने कि क्राइम हुआ है, और अपने एविडेंसेस के थ्रू वो ये साबित कर चुका कि क्राइम हुआ और क्राइम को करने वाला कौन था। तो क्राइम क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी, ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी नहीं। तो यहाँ पे उसे मोटिव को प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका एविडेंस गिल्ट को, क्राइम के कमीशन को प्रूव कर चुका है ना। अब मोटिव किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मोटिव अब यहाँ डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मोटिव सेल्फ डिफेंस था या कोई जनरल डिफेंस था तो वो उसके चार्ज को ऑल्टर कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे अब डिफेंस मोटिव प्रूव करके अपने चार्ज को ऑल्टर कर सकता है ताकि उसको सजा ना मिले या सजा कम मिले। Are you getting my point? At this point, the reason to prove motive is on, or is, the reason to prove motive is the liability of defendant, not the prosecution. लेकिन अगर सीता प्राइम विटनेस नहीं है, सीता कहती है कि मोहन को जो मार रहा था उसको मुझे याद तो नहीं कौन मार रहा था, लेकिन शक्ल कुछ राम जैसी ही थी। अब ये एक सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है, राइट, क्योंकि वो पूरी तरह से उसने वारदात अगर देखी हुई है तो वो स्टेटमेंट के थ्रू स्टैब्लिश नहीं कर पा रही। अब यहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन साबित कर दे कि राम के 10 लाख रुपए लेकर मोहन भाग गया था, राम बहुत परेशानी में था, सुइसाइड करना चाहता था, मोहन की वजह से उसकी लाइफ बहुत स्पॉइल हो गई थी, और मोहन अगर उसके पैसे दे देता तो उसकी लाइफ ठीक हो जाती, उसने बहुत कोशिश की, वो बेचारा गिड़गिड़ाया, तो एविडेंसेस हैं, व्हाट्सएप है, पता नहीं क्या क्या है, उसने बहुत मनाने की कोशिश की, मेरे पैसे प्लीज दे दो, मैं बहुत आई एम डीप ट्रबल, यू नीड टू हेल्प मी। लेकिन मोहन तो बिल्कुल अड़ा रहा, भाई पैसे मेरे पास है, मैं तो नहीं दूंगा, और वो भाग भी गया पैसे लेके। अब यहाँ अगर राम मोहन को मारता है तो उसके पास वजह है, उसकी हार्डशिप, उसकी ट्रॉमा जो मोहन के एक्ट की वजह से हुई, राइट। ये मोटिव स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे अगर सीता की टेस्टिमनी बहुत क्रेडिबल नहीं भी है, तो राम का मोहन को मारने का जो वजह थी, जो मोटिव था, वो उसकी गिल्ट को या उसको क्राइम से कनेक्ट करने में मदद करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मोटिव इंपॉर्टेंट। कोर्ट ने इस केस में यही हाईलाइट किया कि जब एविडेंसेस बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं और आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, इनडायरेक्ट एविडेंसेस पे रिलाई करके गिल्ट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो मोटिव को साबित करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। हमें क्राइम और अक्यूज्ड के रिलेशन को देखना जरूरी है ताकि प्रॉपरली न्याय हो सके। अगर
डायरेक्ट एविडेंस है और क्राइम होता देखा गया है, आपको प्रूव करने के लिए आपके पास पुख्ता एविडेंस है, सिग्निफिकेंट, सीधा प्रूव कर सकते हैं, तो फिर तो मोटिव की क्या जरूरत, फिर क्या फर्क पड़ता है भाई, क्यों मारा, कैसे मारा, ये और वो, मारा, देखा, एविडेंस है, लो सजा। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर बताओ क्यों मारा, अगर क्यों का जवाब दे दोगे तो रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा, सजा देना भी है या नहीं ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे विनोद की जो टेस्टिमनी थी वो क्रेडिबल नहीं, विनोद के अलावा प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी और इम्पार्शियल विटनेस भी नहीं था, तो पहले तो मोटिव को स्टैब्लिश करना जरूरी था। अब मोटिव को स्टैब्लिश प्रोसिक्यूशन कर नहीं, ठीक है। आखिर सुनील ने अपनी वाइफ को इस तरह से ट्रीट किया ही क्यों, कोई वेंजेंस था, फाइनेंशियल प्रेशर था, डाउरी की डिमांड थी, कुछ भी था, कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। अब मोटिव प्रूव नहीं कर पाया और एविडेंसेस भी वीक थे, ये पहला वो था ब्लो था जिसने प्रोसिक्यूशन के केस को बहुत ज्यादा वीक कर दिया, ठीक है। 313 में भी सुनील को एग्जामिन किया गया, उसने अपने डिफेंस में कोई एविडेंस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया ये केस में मेंशन भी नहीं किया जाता। खैर, अब इन सारी चीजों को समझ के, जान के, एनालाइज करके कोर्ट को लगा कि भाई प्रोसिक्यूशन गिल्ट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश कर नहीं पाया है, ना मोटिव स्टैब्लिश कर पाया है, ना ही सरकमस्टांसेस की चेन को स्टैब्लिश कर पाया है, डायरेक्ट एविडेंसेस कोई है नहीं। तो अब जब गिल्ट ही नहीं स्टैब्लिश हो पा रही है तो उसको कन्विक्ट कैसे किया जाए, और उसे अक्विट कर दिया, ठीक है। सुनील वॉज अक्विटेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद बिकॉज द प्रोसिक्यूशन कुडंट प्रूव हिज गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो अब यहाँ पे नेचुरल जस्टिस या फिर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो ये कार्डिनल रूल है उसमें भी आप इस केस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, मोटिव और इंटेंट, क्या है ये दोनों चीज। कोर्ट ने इसके डिफरेंस को भी डिस्कस किया है, मोटिव क्या है, इंटेंट क्या है, क्या एक ही चीज है या अलग अलग है। मोटिव और इंटेंट अलग अलग। मोटिव जैसे मैंने कहा इज द रीजन व्हाई यू डिड इट, क्यों किया तुमने, ये मोटिव है, वो क्यों जो है वो मोटिव है। क्या सोच रहे थे जब, ये इंटेंशन है, ये इंटेंट है ना, क्या सोच रहे थे जब ये काम किया। मैं सोच रहा था उसे इतनी चोट पहुंचाऊं कि उसे वही दर्द महसूस हो जो मुझे हुआ, तो इंटेंट क्या था, चोट पहुंचाने का। क्या सोच रहे थे जब ये किया, मैं सोच रहा था कि उसकी जान ले लूं, वो सांस लेना बंद कर दे, तो इंटेंशन जान लेने का। मेरी बात समझ आई। और मोटिव क्या है, क्यों किया, दैट इज मोटिव। व्हाई डिड यू डू इट, आई डिड इट बिकॉज ही चीटेड मी, ही चीटेड ऑन मी, और ही ruined my life, or he took my money and eloped, है ना, just completely destroyed every reason that I had to live। तो ये मोटिव है। मोटिव और इंटेंट इसी तरह से डिफर करते हैं और इनसे चार्जेस भी ऑल्टर हो जाते हैं। अब मोटिव जो है वो चार्ज को ऑल्टर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। क्या इंटेंट चार्ज को ऑल्टर कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, इंटेंट चेंजेस द एंटायर गेम ऑल टुगेदर। क्या सोच रहे थे जब किया ही आपके चार्ज को डिटरमाइन करता है, आपको क्या सजा मिलेगी, किस सेक्शन के तहत मिलेगी, आप पे क्या चार्ज होगा, ये सब कुछ डिटरमाइन करने वाला इंटेंट है। मोटिव भी रोल प्ले करेगा लेकिन इंटेंट ज्यादा रोल प्ले करेगा। अगर तुम चोट पहुंचाने का सोच रहे थे एक्ट करते वक्त तो तुम्हें चोट देने की सजा मिलेगी, ठीक है। अगर वो मर गया तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की सजा मिलेगी। अगर तुम कुछ और ही सोच रहे थे, जान लेने का सोच रहे थे, तो तुम्हें जान लेने की सजा मिलेगी, राइट। इट इज what were you thinking while you did it is the definition of intent, and this is the primary difference between the two। Got it। अब यहाँ पे सुनील के केस में ना तो ये एस्टैब्लिश हुआ और ना ही ये एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। एक बार को इंटेंट फिर भी हो गया लेकिन मोटिव नहीं हो पाया और कोई एविडेंस नहीं। अब मोटिव हो जाता तो शायद इंटेंट भी हो जाता। इंटेंट कहीं ना कहीं ट्रायल कोर्ट ने देखा कि वो इस तरह से मार रहा है पागलपंती की तरह, बिल्कुल पागलों की तरह ही beating her and he's shouting, screaming at the top of his lungs. Maybe he was under an impulse, maybe he was drunk. तो इन सारे assumptions के बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने एक्ट किया, लेकिन हाई कोर्ट एक्टेड विद मोर क्लैरिटी। तुम सोचोगे मैम लोअर कोर्ट्स में ये सब हो जाता है
है ना, ज्यादातर हो जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली कन्विक्टेड एट द ट्रायल स्टेज। ठीक है, प्रोसिक्यूशन मतलब ये प्रूविंग गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट फॉर सम रीजन, दैट इज समथिंग दैट आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, आई माइट बी रॉन्ग, बट कुछ कुछ कोर्ट्स में मैंने देखा है ऐसे होता हुआ कि यू नो proving guilt beyond reasonable doubt is something that is not really considered at the trial stage. I think that is because of the number of cases or the burden that they are अंडर, उस सबकी वजह से केस को जल्दी खत्म करना है, उसकी वजह से इस नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जाता। एपेलेट स्टेज जो है वो अलग ही स्टेज है, हाई कोर्ट्स के पास अलग विजडम होता है, हर चीज को एनालाइज करते हैं, तो ये प्रिंसिपल एपेलेट स्टेट में ज्यादा अप्लाई हो रहा है रादर देन द ट्रायल स्टेज। बट आई माइट बी रॉन्ग, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई बीन नोटिसिंग फॉर फ्यू इयर्स। हो सकता है वो कोर्ट स्पेसिफिक, जज स्पेसिफिक हो, बिल्कुल हो सकता है, नहीं, नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। Prosecution presented the evidence. Sunil appealed the conviction order passed by the additional district and sessions judge in Allahabad High Court. Whether prosecution's evidence, particularly the ocular evidence, was sufficient, whether the absence of motive or the presence of suspicious circumstances affects the credibility. ठीक है, दोनों का जवाब हाँ ही था। सेक्शन 304 क्या है मैं आपको बता ही चुकी। Sections deal with culpable homicide not amounting to murder, categorized into two parts, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अक्यूज। तो एक सेक्शन 299 है जहाँ पे थर्ड पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, causing a bodily injury with the knowledge that death might be a likely circumstance, और third part, okay, the first killings of an act with the intention to kill is murder ipso facto, section 299 का पहला जो क्लॉज ही है, जो दो क्लॉज है that might be culpable homicide not amounting to murder, and then the 5 exceptions of section 300, वो पनिशेबल हैं इस सेक्शन 304 में, 1 and 2 respectively. Section 452 pertains to house trespass after preparation for hurt, assault or wrongful restraint. Section 313 provides for the examination of the accused to explain the circumstances appearing in the evidence against. मोटिव ऑफ एविडेंस, मोटिव का एविडेंस पे क्या असर होता है, कब उसकी जरूरत होती है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज डिस्कस्ड द सेम थिंग कि ऑक्यूलर एविडेंस अगर सस्पेक्ट है या अनरिलायबल है तो मोटिव का प्रेजेंस बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, एफआईआर में कुछ डिले हो गई थी, प्रोसिक्यूशन ने हालांकि जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने इस चीज पे ध्यान भी नहीं दिया। ओके, रिलेटेड और अनइंटरेस्टेड विटनेसेस के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है। मोटिव के एब्सेंस में क्या हो सकता है ये भी हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया, जो मैंने भी आपको समझा ही दिया है। इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे हाई कोर्ट ने सुनील को अक्विट कर दिया, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कंप्लीटली एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। ओके, these are the legal principles on motive, meaning of motive, difference between motive and intent, relevance of motive which is given under section 8 of evidence act। ये प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय साक्ष्य संहिता में जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसे जरूर याद कर लें। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट केसेस। बादाम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये मोटिव से इम्पोर्टेंट, मोटिव की वजह से इम्पोर्टेंट, मतलब मोटिव वाले केसेस आएंगे, मोटिव डिस्कस किया गया था इनमें। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस किशन पाल ईयर 2008। अनवर अली वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2020 का केस है। नंदू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 का केस है। नाउ यू हैव सुनील वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 24 का केस है। मोस्ट प्रोबेबली ये कंफर्म ही हो जाएगा हाई कोर्ट का डिसीजन। लेट्स practice questions. Which section of the IPC deals with culpable homicide not amounting to murder? You know the answer. Which section of the Indian Evidence Act deals with the relevance of motive, preparation and previous conduct? Again, you know the answer. Which section of IPC addresses house trespass etc. BNS में, भारतीय न्याय संहिता में जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसे जरूर याद कर लें। सिमिलरली 304 को भी याद कर लीजिएगा। Discuss the implication of court's decisions on the role of motive in establishing the guilt of the accused. How does the absence of motive impact the prosecution's case in homicide trials? Explore the relationship between emotional distress and culpability in violent crimes.
How did the court in this case consider the appellant's emotional state in determining the outcome of the trial? अभी तो दृष्टि के अपने questions हैं, you can decide to practice them or not. But if you have your own previous year questions on motive, definitely write an answer. Motive आपकी practice में anyway शामिल ही होगा. सबको पता होगा कि motive means का important topic है. ठीक है, तो मोटिव से रिलेटेड जितने भी एंसिलरी टॉपिक्स हैं, मेंजरिया एंड ऑल, उन सब में आप इस आंसर को यूज कर सकते हैं. नेचुरल जस्टिस का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर एबल टू यूज इट. लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सीमलेस फ्लो क्रिएट करिए इस तरह के केसेस को यूज करके, और देखिए आपका आंसर कितना अच्छा दिखता है. और उससे चेक ज़रूर करवा लीजिए ताकि वो सिर्फ आप ही को नहीं, सबको अच्छा लगे. अच्छे नंबर तभी मिलेंगे, राइट? तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग केस के साथ. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. बाय बाय.